हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने घरों में आराम फरमा रहे होंगे। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया स्ट्रक्चरल सिस्टम ऑफ इंडियन जुडिशरी, यानी कि इंडियन जुडिशरी का जो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हमने देखा। बिफोर इंडिपेंडेंस फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को हमने देखा जो ब्रिटिश टाइम पीरियड में हुआ करता था। तो तब मैंने आपको बताया था कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिएटेड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन 1937 विद 3 तरीके के जुरिस्डिक्शन बताए थे मैंने आपको, एपेलेट जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। वो आज के इस लेक्चर के अंदर आपको जो है वो बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है, एपेलेट जुरिस्डिक्शन क्या होती है एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या होती है। हम फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ने वाले हैं, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है, एपेलेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है। जितने भी बच्चे इस लेक्चर को देखेंगे या जो इसको पहली बार देखेंगे तो उनको ये समझ में आने वाला नहीं है जब तक कि वो पिछले जो लेक्चर हैं उनको ना देख लें, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल सिस्टम आपके सामने इसीलिए रखा गया था ताकि आपको जो आने वाली टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो लीगल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उन टर्मिनोलॉजीज़ को अच्छे तरीके से आपको समझ में आ सके। तो आज के लेक्चर के लिए आप लोग जो है वो काबिल हो चुके हैं, यानी कि आप पूरा एक स्ट्रक्चरल सिस्टम जो है वो समझ चुके हैं, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को समझ चुके हैं, आप हाई कोर्ट को समझ चुके हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को समझ चुके हैं, आप सबऑर्डिनेट कोर्ट को समझ चुके हैं, आप स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स को समझ चुके हैं, आप फीचर ऑफ इंडियन जुडिशरी को समझ चुके हैं, आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को समझ चुके हैं। आप अब इस काबिल हो चुके हैं कि आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फंक्शन एज एन एडजुडिकेटर को रख दिया जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट फंक्शन एज एन इंटरप्रेटर रख दिया जाए आपको समझ में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट फंक्शन एज एन एक्टिविस्ट रख दिया जाए आपको समझ में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट एज एन एडवाइजर रख दिया जाए आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन को, उसके बाद हाई कोर्ट के फंक्शन को, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फंक्शन को, उसके बाद सब ऑर्डिनेट कोर्ट के फंक्शंस को पूरा करने वाले हैं, यानी कि समझने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडियन जुडिशरी जो है वो कंप्राइजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, किसके सब ऑर्डिनेट? हाई कोर्ट के सब ऑर्डिनेट। दोबारा से समझा देता हूँ इसको, यानी कि अगर हम सेंट्रल लेवल पे देखें तो सेंट्रल लेवल पे जो उच्च कोटि का कोर्ट है, ठीक है, जो टॉप मोस्ट कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसकी जुरिस्डिक्शनल पावर जो है वो पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया के ऊपर है। और उस कोर्ट को फॉलो करने वाला कोर्ट दैट इज हाई कोर्ट। और अगर हम स्टेट जुडिशरी की बात करें तो स्टेट जुडिशरी में जो हाई कोर्ट है वो उच्च कोटि का कोर्ट आता है, यानी कि जो टेरिटोरियल एरिया होगा, जो जिस भी स्टेट का हाई कोर्ट होगा, अगर 2 स्टेट का एक ही हाई कोर्ट है, 3 स्टेट का एक ही हाई कोर्ट है, तो वहां के पूरे एरिया के ऊपर उसका जुरिस्डिक्शनल पावर होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का सब ऑर्डिनेट है। और अगर हम स्टेट जुडिशरी में बात करें तो हाई कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में जो लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं ये हाई कोर्ट के सब ऑर्डिनेट हैं, और साथ ही साथ इसके स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स ये इस पूरी हायरार्की का हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए हम अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो इनका जो ये स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, इनके जो पावर है, फंक्शन है, कंपोजिशन है, प्रोसीजर है, ये सारा का सारा हमको कहाँ मिलता है? ये पावर कौन डिसाइड करता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास किन किन मैटर को एडजुडिकेट करने का हक है, हाई कोर्ट के पास किन किन मैटर को एडजुडिकेट करने का हक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट को किन किन मैटर के ऊपर जो है एडजुडिकेट करने का हक है। तो चलिए आज उसको हम
कर ही लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट फंक्शन एज एन एडजुडिकेटर देखने वाले हैं आज हम, सुप्रीम कोर्ट एज एन इंटरप्रेटर देखने वाले हैं हम, सुप्रीम कोर्ट एज एन एडवाइजर देखने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिविस्ट देखने वाले हैं। यहाँ आपको एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट एज फंक्शन एज एन एडजुडिकेटर, सुप्रीम कोर्ट फंक्शन एज एन इंटरप्रेटर, दैट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये क्या है, ये इसके प्राइमरी फंक्शन हैं। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। एडवाइजरी, सुप्रीम कोर्ट फंक्शन एज एन एडवाइजरी, सुप्रीम कोर्ट फंक्शन एज एन एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट शो मोटो एक्शन लेता है। ठीक है, बाय इट्स ऑन, कभी कभी शो मोटो एक्शन लेता है। और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक को जो है एड्रेस करने का जो एक मापदंड जो है वो एक नया दिया है, उस मापदंड को बोलते हैं जो 1979 में दिया गया था, दैट इज PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यानी कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर जिनको कवानीन के बारे में नहीं पता, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में नहीं पता, जिनको लीगल राइट्स के बारे में नहीं पता, जिनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं पता, तो उनके बिहाफ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई मीडिया, कोई आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई न्यूज़ चैनल या फिर कोई प्रिंट मीडिया जो है, अगर उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को पता चलता है या कोई भी बंदा उनके बिहाफ पे जा कर के कोई लेटर लिखता है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर पेटिशन दायर करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसके ऊपर एक्शन लेती है। ठीक है, इसको हम फाइनली देखेंगे। तो ये सेकेंडरी मसले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। सो प्राइमरी फंक्शन इज सुप्रीम कोर्ट एज एन एडजुडिकेटर, सुप्रीम कोर्ट एज एन इंटरप्रेटर। सो सुप्रीम कोर्ट एज एन एडजुडिकेटर को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और सुप्रीम कोर्ट का एपेलेट जुरिस्डिक्शन। व्हाट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड व्हाट इज द एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस बात को समझो कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यानी कि वो वाले मसले जिन पे किसी और कोर्ट का हक नहीं है कि वो उसके ऊपर सुनवाई कर सके, यानी कि एडजुडिकेट कर सके। ठीक है, वो वाले मसले, वो वाले मसाइल, वो वाले कवानीन, वो वाले जो भी डिस्प्यूट्स हैं, उनके ऊपर किसी भी कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट नहीं दिया है पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में कि वो उन मसलों के ऊपर सुनवाई कर सके, एडजुडिकेट करे। दैट मसले, दैट डिस्प्यूट इज एडजुडिकेट ओनली एंड ओनली बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट कम्स अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, दैट कम्स अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, और ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है। ठीक है, दोबारा दोहरा रहा हूं, वो वाले मसले, वो वाले मसाइल जिनके ऊपर पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने किसी को भी हक नहीं दिया है कि उनके ऊपर सुनवाई करें और फैसला सुनाएं। वो हक वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है कि उन डिस्प्यूट्स को वो एडजुडिकेट करे और उनके ऊपर डिसीजन दे, और उसके बाद वो आता है उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर, और वो पावर उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दी है। सो याद रखना है आपको, अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट इज ग्रांटेड एज एन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट इज ग्रांटेड एज एन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब आ जाओ कि वो मसले मसाइल कौन से हैं। ऐसे कौन से मसले मसाइल हैं कि कोई और कोर्ट नहीं सुन सकता, कोई पंचायत नहीं सुन सकता, कोई रेवेन्यू कोर्ट नहीं सुन सकता, कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं सुन सकता, कोई भी नहीं सुन सकता। सिर्फ और सिर्फ वो हक किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। वो मसाइल हैं आपके यूनियन एंड वन आर मोर स्टेट के बीच में डिस्प्यूट, यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में, पार्लियामेंट के बीच में और किसी स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का हक सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। यूनियन ऑफ इंडिया या उसके साथ किसी दो स्टेट के साथ कोई मसला और मसाइल है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दूंगा
आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिस्प्यूट था वो यूनियन ऑफ इंडिया बिटवीन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बीच में था, और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन सुनवाई कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट नहीं करेगा। दैट जुरिस्डिक्शन इज ओनली एंड ओनली अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जो आती है आपकी आर्टिकल 131 के अंडर, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, एक तो ये मसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देखेगा। दूसरा, बिटवीन टू आर मोर स्टेट, बिटवीन टू आर मोर स्टेट, ठीक है, दो या दो से ज्यादा स्टेट के बीच में डिस्प्यूट किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर के, रिवर को लेकर के, मतलब किसी भी रिसोर्सेज को लेकर के कोई भी दो या दो से ज्यादा स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, या किसी कानून को लेकर के कोई डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करने का हक, रिजॉल्व करने का हक सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है, और वो आता है उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर, और वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दी है। ये मसले मसाइल जो हैं सिर्फ और सिर्फ कौन देख सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बशर्ते, शर्त भी यहां पे लागू है। शर्त क्या है? सच डिस्प्यूट मस्ट इन्वॉल्व सम क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। ठीक है, सम डिस्प्यूट मस्ट इन्वॉल्व सम क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। जैसे आर्टिकल 370 था, एब्रोगेट किया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने उसके ऊपर क्या किया? आपत्ति दायर करी। ठीक है, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने बोला कि हमको क्या किया? हमको कंसल्ट ही नहीं किया, मेन स्ट्रीम लीडर को कंसल्ट नहीं किया। ठीक है, और ऊपर से इतना बड़ा ब्लंडर मार दिया तुमने आकर के। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वर्डिक्ट भी उसके ऊपर आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो वर्डिक्ट है वो पार्लियामेंट के हक में है। ठीक है, अब वो कैसे है, क्यों है, उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो मतलब कि क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट होना चाहिए, जैसा कि आर्टिकल 370 में क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट था। उसी तरीके से आपका जो भी डिस्प्यूट होगा बिटवीन टू और मोर स्टेट, बिटवीन यूनियन ऑफ इंडिया वन और मोर स्टेट्स, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट होना चाहिए। यानी कि वो गुंजाइश होनी चाहिए ताकि उस जो लीगल राइट है उसका एक्सटेंशन कर सके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंटरप्रेट करके। तो ये है सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। चलिए, अब आगे आ जाओ। अब है आपका एक्सटेंसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सटेंसिव जुरिस्डिक्शन का पावर भी है। एक्सटेंसिव जुरिस्डिक्शन का यानी कि कंट्री के अंदर किसी भी सिटीजन्स का कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया डायरेक्टली अप्रोच करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो उसके उस वायलेशन को जो है वो सुनती है, उस डिस्प्यूट को सुनती है और रिजॉल्व करती है। थ्रू कैसे रिजॉल्व करेगी? डायरेक्शन जारी करेगी, ऑर्डर जारी करेगी, या फिर थ्रू रिट। ठीक है, या फिर थ्रू रिट। ठीक है, एक तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आ गया जो अंडर आर्टिकल 131 आया। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया या फिर किसी एक स्टेट या एक से ज़्यादा स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही एडजुडिकेट करेगा। उसके बाद दो या दो से ज़्यादा स्टेट के बीच में मसला हो, मसाइल हो, किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर के, रिवर को लेकर के, किसी भी लॉ को लेकर के, वो जो है वो मसला और मसाइल सिर्फ और सिर्फ कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देखेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास एक्सटेंसिव जुरिस्डिक्शनल पावर भी है। एक्सटेंसिव जुरिस्डिक्शनल पावर in the context of fundamental right, and that power come under article 32 of the Indian Constitution कि किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया के पास ये हक है कि वो डायरेक्टली अगर उसके फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जाएगा, उसके उसके जो है सेक्स पे सवाल उठाए जाएंगे, उसके रिलीजन पे सवाल उठाए जाएंगे, उसके जो है क्या बोलते हैं रीजन के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे, उसके कलर के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे, तो वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसकी
जो है वो सुनवाई करेगी और उस सुनवाई के ऊपर जो है अपना डिसीजन देगी। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सटेंसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शनल पावर है जो कि फंडामेंटल राइट के कॉन्टेक्स्ट में है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्शन जारी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर जारी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिट जारी कर सकती है। और अब इसमें आप 5 तरीके के रिट हैं, आपको ये भी समझना पड़ेगा। हैबियस कार्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, सेशोरी। ठीक है, 5 तरीके के रिट हैं। ये रिट भी आपको समझना पड़ेगा, मे भी शायद आपको रिट में से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए। हैबियस कार्पस, किसी भी आदमी को अनलॉफुली किसी भी पुलिस ने डिटेन कर दिया है, किसी भी कोर्ट ने डिटेन कर दिया, सॉरी, ठीक है, किसी भी कोर्ट ने क्या कर दिया, डिटेन कर दिया है। ठीक है, अनलॉफुली डिटेन कर दिया है, तो वहां पे उस सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। सो उस मसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिट जारी कर सकती है। उस रिट का नाम है हैबियस कार्पस, यानी कि ऑर्डर जारी करेगी, बोलेगी कि उस आदमी को जिसको आपने अनलॉफुली डिटेन करा है उसको रिलीज किया जाए। क्यों? क्योंकि ये उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। विदाउट एविडेंस आप किसी को भी अनलॉफुली डिटेन नहीं कर सकते। आपके पास कोई ना कोई सबूत होना चाहिए, उन सबूतों के जो है मद्देनज़र आपको जो है किसी को आप जो है वो अरेस्ट कर सकते हो, डिटेन कर सकते हो। उसके बाद मैंडामस, मैंडामस टू ऑर्डर टू अ पब्लिक अथॉरिटी टू डू इट्स ड्यूटी। गवर्नमेंट टीचर्स को ये याद दिलाना कि तुम्हारा काम है पढ़ाना। अगर तुमने अच्छे से पढ़ाया होता तो शायद ही कोई कोचिंग सेंटर एग्जिस्ट करता। गवर्नमेंट टीचर को ये याद दिलाना कि ये वो बच्चे आते हैं तुम्हारे स्कूलों में पढ़ने के लिए जिनके घरों में शायद खाने को आटा भी नहीं है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि आप सैलरी तो लेते हैं लेकिन उसके बदले में बहुत बड़ा इनजस्टिस क्रिएट करते हैं। तो ऐसे लोगों को ये याद दिलाना कि अपनी ड्यूटी को किया जाए। ठीक है, ये आपने खुद चुना है, आप पब्लिक सर्वेंट हो, आपको पब्लिक जो है वो पैसा देती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, हर एक सिटीजन्स पे करता है। तो उसको ये याद दिलाना कि भाई साहब तुम अपना ड्यूटी करो, ये भी उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी करके उस पब्लिक सर्वेंट को ये याद दिलाता है कि होश में आ। ठीक है, उसके बाद प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन टू प्रिवेंट अ सबऑर्डिनेट कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑन अ केस। ऐसा मसला, ऐसा डिस्प्यूट जिसके ऊपर किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो उस केस को एडजुडिकेट करे, उसको रिजॉल्व करे, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर अड़ा हुआ है और उस केस को कंटिन्यू करके रखा हुआ है, तो उस केस को उस सबऑर्डिनेट कोर्ट से प्रिवेंट करवाना, इसके लिए वो ऑर्डर जारी करता है। दैट इज नोन एज प्रोहिबिशन। उसके बाद क्यो वारंटो, क्यो वारंटो टू इशू डायरेक्टिव टू अ पर्सन टू विकेट एन ऑफिस रॉन्गफुली ऑक्युपाइड। कोई आदमी जिसने करप्शन करके, जिसने चीटिंग करके किसी खास पोजीशन को एक्वायर किया हुआ है रॉन्गफुली, तो उसके खिलाफ क्या इशू करना, डायरेक्टिव इशू करना, डायरेक्शन इशू करना कि इस आदमी को इस पोजीशन से हटाया जाए और इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए एज पर द लॉ। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला सेशोरी, दैट इज टू रिमूव अ केस फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड गेट द प्रोसीडिंग बिफोर इट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये भी पावर है कि किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर किसी भी इंडिविजुअल का केस चल रहा है और वो सबऑर्डिनेट कोर्ट उस केस को बार बार डिले कर रहा है, तो इट मीन्स ये बार बार डिले होना भी एक तरीके से क्या है, एक इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। ठीक है, सो देर से इंसाफ मिलना, इसको इंसाफ नहीं बोला जाता, इसको जस्टिस नहीं बोला जाता। यानी कि मान लो मैंने एक ऐसा क्राइम किया है जिस क्राइम की सज़ा सिर्फ और सिर्फ 6 साल है या 3 साल है, लेकिन मेरा ट्रायल चलते चलते 4 या 5 साल हो चुके हैं, या अगर 6 साल सज़ा है तो 7 या 10 साल हो चुके हैं। सो इट मीन्स कोर्ट ने मेरे साथ
नाइंसाफ़ी करी है, मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करा है, तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई इंडिविजुअल अप्रोच करता है तो वो उस कोर्ट को ये आदेश जारी करती है कि भाई आप क्या करें, इस केस को वहाँ से रिमूव करें ताकि इसके ऊपर आगे फर्दर प्रोसीडिंग चलाया जा सके। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आ जाओ एपिलेट जुरिस्डिक्शन। अभी तक हमने देखा सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे मसले, ऐसे मसाइल जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है, वही उसके ऊपर क्या कर सकती है, एडजुडिकेट कर सकती है, उन डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकती है। यानी कि कौन से मैटर, ऐसे मैटर जो यूनियन ऑफ इंडिया या फिर किसी स्टेट के बीच में होंगे, या फिर यूनियन ऑफ इंडिया या एक से ज़्यादा स्टेट के बीच में होंगे, या फिर दो स्टेट के बीच में मसला होगा, या दो से ज़्यादा स्टेट के बीच में मसला होगा। ठीक है। और अगर किसी लॉ को लेकर के मसला है तो वहाँ पे ऐसी गुंजाइश होनी चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसा गुंजाइश होना चाहिए, ऐसा फैक्ट होना चाहिए कि उस लीगल राइट को सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको एक्सटेंड कर सके थ्रू इंटरप्रिटेशन। ये आता है सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर। इसके बाद फर्दर सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सटेंसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शनल पावर भी है, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कोई भी सिटीजन है इंडिया का, अगर उसके फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया है या कोई वायलेट कर रहा है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को वो अप्रोच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्शन जारी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर जारी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिट जारी कर सकती है। रिट मतलब आपका हैबियस कार्पस, रिट मतलब आपका सेशोरी, रिट मतलब आपका हैबियस कार्पस, रिट मतलब मैंडामस, प्रोहिबिशन, उसके बाद क्यो वारंटो एंड सेशोरी। तो ये आपको याद रखना है, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। में भी शायद आपको एक दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले। उसके बाद अगला है आपका एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इन्वोक्ड बाय अ सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट। ऐसे ही मुंह उठा करके आप अपने केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट उसको कंसीडर कर लेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आपका केस हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है तो हाई कोर्ट जो है उसके ऊपर कोई भी ऑर्डर दे देता है, डिसीजन दे देता है, डिक्री दे देता है, उसके ऊपर अपना जजमेंट सुना देता है, यानी कि उस मैटर को एडजुडिकेट कर लेता है, तो उसके ऊपर फाइनल अपना जो जजमेंट है वो दे देता है। तो उसके बाद आप ऐसी क्या आपके पास जो है सब्सटेंशनल फैक्ट होगा कि जिसके बेसिस पे आप जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील करोगे? तो वो सब्सटेंशनल फैक्ट जो है एक सर्टिफिकेट के अंदर जो है वो जारी किया जाएगा बाय द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, अगर नहीं आई तो मैं दोहरा देता हूँ। यानी कि अगर आपका कोई केस है तो आप ऐसे ही मुंह उठा करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, यानी कि आपने बोला कि नहीं मैं तो मानता ही नहीं हाई कोर्ट का ऑर्डर, मैं तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई आपका केस है तो वहाँ पे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, डिक्री दे दिया, फाइनल जजमेंट दे दिया, तो उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए आपको हाई कोर्ट से अपर कोर्ट में अपील करने के लिए हाई कोर्ट आपको एक सर्टिफिकेट जारी करेगा। वो सर्टिफिकेट ये दर्शाती है कि ये जो मैटर हमने एडजुडिकेट किया इसमें कहीं ना कहीं सब्सटेंशनल फैक्ट यानी कि क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोई ऐसा चीज़ है कि जिसको क्वेश्चन किया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट आगे फर्दर उसके बाद प्रोसीडिंग जो है चलाती है, और पूरे केस को दोबारा से नहीं चलाएगी। ठीक है, फर्दर उसके आगे जो है उस प्रोसीडिंग को चलाएगी। यानी कि वकील प्रेजेंट कर रहा होता है ना, तो वकील ही जो है वो केस को दायर करेगा, तो बोलेगा कि मेरे को आपत्ति है। आपत्ति क्यों है? क्योंकि भाई कानून में इस तरीके से है, वो भी तो अपनी इंटरप्रिटेशन बताएगा वकील। ठीक है, सब्सटेंशनल क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो उसके अंडर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है वहाँ पे फाइल दायर करी जाएगी। हाई कोर्ट क्या करेगा? सर्टिफिकेट देगा अंडर आर्टिकल 134 ऑफ द 134A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या? 134A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाई कोर्ट जो है एक सर्टिफिकेट जारी करेगा, तब जा करके आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। अपील टू द सुप्रीम कोर्ट मे बी मेड अगेंस्ट एनी जजमेंट, एनी डिक्री और एनी फाइनल ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। दोनों केसेस में आपको अगर
सुप्रीम कोर्ट को अपील करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास सब्सटेंशनल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, वो आपके वकील के थ्रू होगा। तो आपको सर्टिफिकेट जारी करेगा हाई कोर्ट, आर्टिकल 134A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तब आपकी सुनवाई ऊपर होगी। चलिए, अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, एपेलेट जुरिस्डिक्शन में 3 तरीके की अपील अब हम देखते हैं, तो एक एक करके देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में अपील, फिर उसके बाद सिविल मैटर में अपील, उसके बाद क्रिमिनल मैटर में अपील। सबसे पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में अपील। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में अगर अपील करनी है आपको हाई कोर्ट के अंदर, यानी कि कोई ऐसा लॉ है, ठीक है, वो सिर्फ उसी जुरिस्डिक्शनल एरिया के अंदर आता है हाई कोर्ट के, तो उसी हाई कोर्ट ने, मान लो कि आपका जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट है, यहाँ पे कोई स्टेट लॉ है, उस स्टेट लॉ को लेकर के कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी डिस्ट्रिक्ट का प्रॉब्लम है या किसी इंडिविजुअल का उसके साथ प्रॉब्लम है, तो उस लॉ को जो है वो चैलेंज किया जाता है कहाँ पे, हाई कोर्ट के अंदर। और हाई कोर्ट क्या करता है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर अपना फाइनल जजमेंट वगैरह सुना देता है। तो उसको अपील कैसे किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, वो यहाँ पे बताया गया है। अंडर आर्टिकल 132 क्लॉज फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सर्टिफाइड अंडर आर्टिकल 134A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट द केस इन्वॉल्व्ड अ सब्सटेंशनल क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी कि वहाँ पे भी सब्सटेंशनल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए। ऐसी गुंजाइश होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस लीगल राइट को एक्सटेंड कर सके। समझ गए? इसको ना और बारीकी से समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके फादर ने कोई डिसीजन लिया, लेकिन आपके घर में आपके फादर जो है वो अल्टीमेट पावर नहीं है, आपके दादाजी अल्टीमेट पावर है। तो आप उस जो है मसले से सहमत नहीं हो, यानी कि आपके जो कवानीन है, आपका जो निज़ाम है, ट्रेडिशनल सिस्टम है घर का, उसके हिसाब से आपके फादर जो है इधर उधर निकल गए, तो वहाँ पे एक सब्सटेंशनल फैक्ट मिल जाता है आपको। तो आप उसी फैक्ट के बेसिस पे दादाजी के सामने उस माजरे को रखते हो, ठीक है। तो दादाजी उसके आगे सुनवाई करेंगे, तो आपको एक डिसीजन देंगे। अगर आप जूं का तू लेकर के चले जाओगे कि मैं फादर की मानता ही नहीं, बस मेरे को इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना, मेरे को इनसे सुनना ही नहीं, मैं इसको कोर्ट ही नहीं मानता, तो तुम्हारा जो दादा है ना उठ करके तुमको मारेगा, ठीक है। तो यही मसला यहाँ पे है कि अगर आपको अपील करना है तो आप अपील करिए, आप अप्रोच करिए, बट सब्सटेंशनल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, गुंजाइश होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर सुनवाई कर सके, उस मसले को एड्रेस कर सके, इंटरप्रेट कर सके, ठीक है। उसके बाद ये समझ में आ गया आपको, अपील इन सिविल केसेस, आर्टिकल 133 जो है ये प्रोवाइड्स करता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो सिविल मैटर के अंडर अपील को सुने, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल 132 क्लास फर्स्ट के अंडर, पीछे वाले में 131 के अंडर, यानी कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन 131, उसके बाद एपेलेट जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में 132 क्लास फर्स्ट के अंडर, तो हाई कोर्ट जो है सर्टिफिकेट जारी करेगा 134A के अंडर जारी करेगा। सिविल मैटर में तो 133 के अंडर सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी अपील को कंसीडर करती है, इफ हाई कोर्ट सर्टिफाइज अंडर आर्टिकल 134 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब आ जाओ क्रिमिनल मसले में, अपील इन क्रिमिनल केसेस, आर्टिकल 134, वहाँ पे 131, यहाँ पे 132 क्लास फर्स्ट, यहाँ पे 133 और यहाँ पे 134। यहाँ पे 134 प्रोवाइड्स दैट एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट आपकी अपील सुनती है क्रिमिनल मैटर के अंडर, वो 134 जो है वो उसको ये पावर देता है कि वो उस अपील को एड्रेस करे, ठीक है। दिस अपील कैन बी इन 2 वेज, विदाउट अ सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट एंड विद अ सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट। वैसे इतना ये वाला इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है डीपली, लेकिन फिर भी समझ लो इसको, ठीक है। बाकी आपको इतना याद रखना है कि 132 के अंडर, ठीक है, आपका कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को लेकर के अपील करी जाती है, तो ये आपको सर्टिफिकेट का 134A ही याद रखना है। सिविल केसेस में आपका 133 और आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यानी कि
कोई भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगी, ऐसे मैटर जो मैटर और कोई डील नहीं कर सकता वो 131 के अंडर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 134 अगर क्रिमिनल केसेस में अपील किया जाएगा तो 134 के अंडर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसको एड्रेस करेगी। लेकिन क्रिमिनल केसेस में दो आपके मसले हैं, एक विदाउट अ सर्टिफिकेट हाई कोर्ट, कि आपको हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो क्रिमिनल केसेस में। ठीक है, और दूसरा है विद अ सर्टिफिकेट ऑफ अ हाई कोर्ट। अब यहाँ पे ये मतलब आपको एग्जाम में तो नहीं पूछेगा ये वाला, ठीक है, लेकिन फिर भी समझ लो। ठीक है, तो आपको किन मैटर में आपको सर्टिफिकेट चाहिए क्रिमिनल मसले में और किन मैटर में नहीं। यानी कि एक आदमी है, उसका सब ऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर जो है वो केस चला, सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने उसको जो है वो सजाए मौत नहीं सुनाई। ठीक है, उसने एक जजमेंट दिया, उसको जो क्रिमिनल जो है वो घोषित किया या नहीं किया वो एक अलग बात है। ठीक है, तो वो केस अपील हुआ कहाँ पे, हाई कोर्ट के अंदर। और हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, वो जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट था उसके डिसीजन को रिवर्स करके उस क्रिमिनल को क्या किया, उस अक्यूज्ड को क्या किया, उस कन्विक्टेड पर्सन को क्या किया, सेंटेंस डेथ जो है डिक्लेयर कर दिया, सजाए मौत दे दी। तो उस मसले में विदाउट अ सर्टिफिकेट हाई कोर्ट का जो सर्टिफिकेट है उसकी ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। दोबारा से बता रहा हूँ कि कोई भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, उसने किसी भी क्रिमिनल केसेस में किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर कोई डिसीजन लिया, वो डिसीजन को हाई कोर्ट जो है रिवर्स कर दे और उस इंडिविजुअल को, उस कन्विक्टेड पर्सन को सेंटेंस डेथ यानी कि सजाए मौत सुना दे, तो ऐसे मसले में सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अंडर आर्टिकल 134A के अंडर उसको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अप्रोच कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसके मसले को एड्रेस करेगी और उसके बाद उसको सज़ा देनी है या नहीं देनी है वो डिसाइड करेगी। अब क्या सजाए मौत के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बाद भी कोई कोर्ट है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बाद कोई कोर्ट नहीं है, लेकिन अगर किसी को सजाए मौत हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी उसको सज़ा दे दी, तो उस मसले में वो इंसान क्या बोलते हैं मर्सी पेटिशन डाल सकता है प्रेसिडेंट के आगे, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो कहलाता है। तो प्रेसिडेंट के आगे मर्सी पेटिशन डाली जाती है कि हम पे रहम किया जाए, हमको माफ़ किया जाए, हम अपनी गलती पे शर्मिंदा हैं। एक मर्सी पेटिशन डाली जाती है। अजमल कसाब ने भी मर्सी पेटिशन डाली थी, ठीक है, अजमल कसाब। ठीक है, चलिए, तो दूसरा विद अ सर्टिफिकेट ऑफ द हाई कोर्ट। विद अ सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको ज़रूरत होगी कि अगर किसी सब ऑर्डिनेट कोर्ट में कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा है, मान लो मेरे पे क्रिमिनल केस चल रहा है किसी भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट में, तो वहाँ पे केस का डिसीजन जो है वो केस का कोई अल्टीमेट डिसीजन नहीं आया, तो हाई कोर्ट ने क्या किया, उस केस को अपने पास मंगवा लिया, ठीक है, फॉर ट्रायल पर्पस। तो उस पे ऊपर पूरा का पूरा ट्रायल चलाया, ट्रायल चलाने के बाद पूरा लीगल प्रोसीडिंग चलाने के बाद उस पर्सन को, कन्विक्टेड पर्सन को, यानी कि मुझे सेंटेंस डेथ डिक्लेयर कर दिया, सजाए मौत दे दी। तो ऐसे मसले में मुझे हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ेगा, तब जा कर के मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील कर सकता हूँ। उसके बाद आता है आपका स्पेशल लीव टू अपील। स्पेशल लीव टू अपील ये एक स्पेशल पावर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास कि वो किसी भी कोर्ट से, कोई लोअर कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स हो, वहाँ से केस को मंगवा सकती है। ये पावर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दिस स्पेशल लीव पेटिशन आर स्पेशल लीव टू अपील। ठीक है, इसको स्पेशल लीव पेटिशन या स्पेशल लीव टू अपील बोला जाता है। According to Article 136, an appeal can be made to the Supreme Court directly from any order, decision, decree, judgment, extra given by any court or tribunals in India. किसी भी कोर्ट का कोई भी ऑर्डर, कोई भी डिक्री, कोई भी जजमेंट हो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्पेशल लीव के अंडर उस केस को मंगवा करके उसको एड्रेस कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डिस्क्रिशनरी पावर है। कौन सी पावर है? डिस्क्रिशनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस पावर को इस्तेमाल भी करना चाहे तो करेगी, नहीं करना चाहे तो उसके ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। जैसे इसके ऊपर मैं आपको एक केस बताता हूँ। रिपब्लिक टीवी का एंकर
अर्नब गोस्वामी को जानते होंगे आप। ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो ऐसे करता रहता है ना, मुझे ड्रग्स दो मुझे ड्रग्स दो मुझे ड्रग्स दो, है ना। तो वो मुंबई के खिलाफ जब वो एक आपका सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था, उसमें ना उसने सलमान खान के खिलाफ एंड और जो वेरियस अदर एक्टर्स हैं उनके खिलाफ काफ़ी एक मुहिम चलाई थी। एंड मुंबई पुलिस को भी काफ़ी जो है बुरा भला कहा था, एंड सीबीआई को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहा था। तो मुंबई गया तो वहाँ पे उसके ऊपर केस हो गया, तो उसको जो है कोर्ट ने डिटेन कर लिया। तो वहाँ पे उसके ऊपर जो है ट्रायल चलने लग गया। तो ट्रायल चलने लग गया तो उस वक्त क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रातों रात स्पेशल लीव अपील के थ्रू डायरेक्टली उस केस को मुंबई से कहाँ पे मंगवाया, दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो उसके ऊपर क्या किया, उसको एड्रेस किया और अर्नब गोस्वामी को बेल दे दिया, बरी कर दिया, बेल दे दिया मतलब, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है, लेकिन वो मेरे जैसे लोगों पे यूज़ नहीं होता है, वो उन पे होता है। समझ गए आप लोग, होशियार हो, ठीक है। उसके बाद एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में सॉट बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल समझो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एडवाइस भी कर सकती है सिर्फ और सिर्फ किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करने के लिए एक लीगल ऑफिसर को रखा जाता है, एंड वो हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है पूरे इंडिया के अंदर, उस ऑफिसर का नाम क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उस पोजीशन का नाम क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सारे लीगल मैटर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करेगा, एडवाइस करेगा जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर प्रेसिडेंट को भी दिया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी क्या कर सकता है, अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और सुप्रीम कोर्ट भी अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसी भी लीगल मैटर के ऊपर कोई भी एडवाइस चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, तो वो उससे मांग सकता है, और वो क्या करेगा, उसको एडवाइस करेगा भी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या करेगा, एडवाइस करेगा भी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लीगल मैटर होने चाहिए, कोई घरेलू मसला नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेसिडेंट बोले यार मेरी गर्लफ्रेंड रूठ गई है, तो यार बताओ कोई, है ना, बताओ कोई मसला क्या करना है अब, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। या फिर कोई लड़की अच्छी लगी प्रेसिडेंट साहब को, ठीक है, तो बुड्ढे तो वैसे भी ठरकी होते हैं सारे नहीं है, मैं जनरलाइज तो नहीं कर रहा हूँ इस बात को, ठीक है, लेकिन माशरा यही कहता है, सोसाइटी यही कहता है कि बुड्ढे ज़्यादा ठरकी होते हैं एज़ कम्पेयर टू यंगस्टर, ठीक है। खैर ऐसे ही हंसने हंसाने के लिए ये बात है, इसको जो है वो क्या बोलते हैं, एकेडमिक्स में मत ले लेना इसको, ठीक है चलिए, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में भी सार्ट बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143, वो उससे एडवाइस मांग सकती है। अगर प्रेसिडेंट जो है मेल है तो मांगेगा, फीमेल है तो मांगेगी, ठीक है। तो एडवाइस मांगेगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर के अंडर एडवाइस देनी पड़ेगी, और उस एडवाइस को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बोला जाता है, ठीक है। उस एडवाइस को क्या बोला जाता है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद क्या वो एडवाइस पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया के कोर्ट्स के ऊपर बाइंड करेगी या फिर पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया के ऊपर बाइंड करेगी। तो पहले जो था आपका एक 1958 के अंदर केस आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि ये वाली एडवाइस जो है सिर्फ जो है वो प्रेसिडेंट माने या ना माने वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी पूरे कोर्ट्स के ऊपर बाइंड नहीं करेगी, पूरे इंडिया के ऊपर बाइंड नहीं करेगी। लेकिन बाद में 1979 में एक केस आया तो उसमें बोला गया कि वो पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में बाइंड करेगी। अभी के टाइम में जो एडवाइस मांगी जाती है अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है उसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बोला जाता है, और वो तमाम के तमाम कोर्ट टेरिटरी ऑफ इंडिया के उनके ऊपर बाइंड करती है, उस एडवाइस को जो है वो मानना पड़ेगा। अब लास्ट आपका सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिविस्ट भी काम करती है। सुप्रीम कोर्ट हैज रिलैक्स्ड इज लोको स्टैंडी। सबसे पहले लोको स्टैंडी समझो, लोको स्टैंडी यानी कि किसी भी मैटर को हेयर करना और उसके ऊपर अपना डिसीजन सुनाना, ठीक है। लोको स्टैंडी में ये लैटिन टर्म है, इसका मतलब है
पार्टी को सुनना, पार्टी को सुन करके उसका जो है उसके ऊपर डिसीजन सुनाना, ये सुप्रीम कोर्ट का क्या है, पावर है, हक है। और ये इंडिविजुअल का हक भी है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रहा है, किसी भी कोर्ट को अप्रोच कर रहा है, तो वो उसको सुने, ठीक है। तो अब ये लोको स्टैंडी जो था ये सिर्फ इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में था, अगर कोई पार्टी जाएगी तभी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुनेगा उसकी, ठीक है। लेकिन ऐसे लोग जिनको कानून का पता नहीं, ऐसे लोग जिनको फंडामेंटल राइट का पता नहीं, ठीक है, तो अब उनके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे होते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट हो रहे होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि इसको जो है ना और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया, यानी कि परमिटेड पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स, जो पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स हैं, ऐसे सिटीजन्स जो खिदमत हल्क करते हैं, फॉर द वेलबींग ऑफ सोसाइटी काम करते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी काम करते हैं। तो अगर उनको लगता है कि किसी एक इलाके के अंदर लोगों के फंडामेंटल राइट, लोगों के लीगल राइट, लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वायलेट किया जा रहा है, तो वो उन विक्टिम्स के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जो है इन विक्टिम्स को जो है प्रेजेंट करेगा। यानी कि वो आदमी, यानी कि मान लो मैं हूँ, तो मैं उन विक्टिम्स को जो है उनके बिहाफ पे उनका केस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ले जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या करेगी, सुनेगी, लोको स्टैंडी, ठीक है। पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी सिविल सोसाइटी है, कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स है, तो उसकी वो बात सुनेंगी। टू अप्रोच द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और इसको और बेहतर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक सिस्टम लाया एंड दैट सिस्टम नेम इज PIL, जिसको बोला जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जनहित याचिका। इसको क्या बोला जाता है, जनहित याचिका, जो जन के हक में डाली जाए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और इसके अलावा शो मोटो एक्शन। सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 1979 में, इसका आपको फैक्ट याद रखना है, 1979 में जो है जस्टिस PN भगवती ने लाई थी, भगवती ने लाई थी, ठीक है। एक केस आया था, केस आपको नहीं याद रखना, वैसे बता देता हूँ, हुसैन आरा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। एक ऐसा केस था कि जिसके अंदर हुसैन आरा का जो पति था, वो उसकी जितनी सज़ा थी उस सज़ा से ज़्यादा वो जेल में अपनी ज़िंदगी काट चुका था, ट्रायल नहीं चल रहा था, पैसे नहीं थे उसके पास वकील करने के लिए। तो उस वक्त जस्टिस PN भगवती ने इस चीज़ को एड्रेस किया और उन्होंने बोला कि ये तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, ये तो इन ह्यूमैन कंडीशंस के अंदर जो प्रिजनर्स को रखा जा रहा है ये उनकी फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। सो इस वायलेशन को रोकने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी लोग जो असाइलम में हैं, ठीक है, मेंटल असाइलम में है, काफ़ी लोग प्रिजनर्स हैं, तो अगर वो प्रिजनर्स हैं, उन्होंने कोई क्राइम किया है तो वो इंसान, तो उनको इन ह्यूमैन कंडीशन में रखने का आपको कोई कानून जो है इजाज़त नहीं देता। उनका भी फंडामेंटल राइट है, तो आप उनके फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते। तो उसके बाद बोला गया कि इनको सरकारी वकील दिया जाएगा, ट्रायल चलाया जाएगा। तो फिर उसके बाद आपका PIL का आइडिया आया, यानी कि अगर कोई ऐसा बंदा है तो उसके बिहाफ पे जो है, जो आदमी जानता है तो वो लड़ सकता है, ठीक है। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, जस्टिस, इंसाफ, ठीक है। तो इसको 1979 में लाया गया बाय द PN भगवती। याद रखेंगे केस था हुसैन आरा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उस वक्त जब ये लाया गया था आपका आइडिया, तो उस वक्त 40,000 प्रिजनर्स को छोड़ दिया गया था, रिहा कर दिया गया था। इसके अलावा लास्ट वन इज शो मोटो एक्शन। शो मोटो एक्शन क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप एक्शन लेता है। तो ये लास्ट टाइम 1994 में यमुना रिवर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लिया था, ठीक है। याद रखना चाहें तो याद रख लेना, यमुना रिवर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ सेकंड लास्ट टाइम, और लास्ट टाइम जो है वो कोविड के टाइम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया था कि ये जो बच्चे हैं जिनको मिड डे मील मिलता था, तो इनको मिड डे मील प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों में मिड डे मील के लिए ही आते हैं, क्योंकि वो इतने गरीब होते हैं कि उनको वो न्यूट्रिशनल फूड जो है वो अपने घरों में मुयस्सर नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि उसको जारी किया जाए, क्योंकि उन लोगों को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो कोविड के साथ लड़ नहीं पाएंगे, तो इट मीन्स उनके राइट टू लाइफ का वायलेशन है। तो कोई भी कानून जो है इसकी इजाज़त नहीं देता। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनको जो है इस
टेंस सिचुएशन में भी मिड डे मील जो है वो प्रोवाइड किया जाए। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ इंडियाज शो मोटो पावर इज टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अंडर आर्टिकल 129। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है कि इसके अलावा शो मोटो एक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ले सकती है जब आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे, यानी कि आप किसी डिसीजन को नहीं मानेंगे, किसी ऑर्डर को नहीं मानेंगे, किसी डायरेक्शन को नहीं मानेंगे जो कोर्ट की तरफ से हो, उसके ऊपर आप आपत्ति दायर करेंगे कि नहीं मैं इसके ऊपर आपत्ति दायर करता हूँ, मैं तो मानता ही नहीं हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपके ऊपर एक्शन ले सकती है अंडर आर्टिकल 129 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में किसी भी इंडिविजुअल को डिटेन कर सकती है। उसके बाद इसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 भी बना है, तो इसके अंडर भी शो मोटो एक्शन ले करके आपको इस एक्ट के थ्रू जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सज़ा दी जा सकती है। वो जज पे डिपेंड करता है कितनी सज़ा आपको देता है। अब आ जाओ हाई कोर्ट के ऊपर एंड लोअर कोर्ट के ऊपर। तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसको हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, रब रखा।